हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। तो जैसा कि हम पहले मिल चुके हैं, माई सेल्फ महनाज नूरी, जहां पर आपको क्या कराया गया, वर्णमाला से आपके बैच की स्टार्टिंग कराई गई है। और आपको आपकी जो पहली क्लासेस हुई थी उसमें आपको वर्ड, ध्वनि और जो उसके अलावा जो क्लासेस हुई है उसमें आपको स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उसकी मात्राएं क्या क्या हैं और उसकी मात्राओं को हम शब्दों में किस तरह से यूज करते हैं और उनको हम क्या करते हैं अपने इमला लिखने में या अपने उच्चारण करने में उन मात्राओं का किस तरह से यूज किया जाता है। इन सबको हमने क्या किया था, विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी। आपको पूरी तरह से कोशिश कराई गई थी कि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कहते हैं ना, रटंत विद्या फलंत नहीं। यानी हम एग्जाम सेंटर पे क्या करते हैं, इतना ज्यादा पढ़ के जाते हैं लेकिन हमको मुश्किल से वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना ही बहुत हमारे लिए क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको सारी चीजों को प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम आपको समझा सके। हम आपको समझा नहीं सके, खुद भी समझ सके, क्योंकि हम सब क्या है, हम सब वी आर आर लर्नर्स, हम सब सीखने आए हैं और एक दूसरे को सिखाने आए हैं। तो कोशिश करिए कि हमसे जुड़े रहिए और आप अपने सिलेबस को क्या करिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो आपको क्या हो, ये सारी चीजों का रिविजन। और आपको नोट्स बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था कि आपको सारी चीजें शॉर्ट नोट में बनानी है, आपको डिटेल्स नहीं लिखनी है। बाकी आपको क्या करना है, क्लास को रिवाइज करना है। रिवाइज करने से मतलब ये होता है कि आपको जो चीजें बार बार अब जब आपके माइंड से गुजरेंगी, आपकी आंखों के सामने आएंगी, तो आपको क्या होगा, उन चीजों के बारे में अधिक से अधिक क्या हो जाएंगे, आप एकदम माइंड में बिल्कुल चीजें फिक्स हो जाएंगी और आपको उनको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप शॉर्ट नोट भी बना लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और हमें इतना बड़ा पुलिंदा बनाने की जरूरत नहीं, हमें क्या करना है, एक छोटी सी डायरी लेकर और शॉर्ट नोट बनाते हुए चलना है। तो देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। आज हम क्या करेंगे, स्वरों का वर्गीकरण। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वर कितने हैं, उनको उच्चारित करने का क्या तरीका है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर उनको वर्गीकृत करेंगे। तो देखते हैं, यानी हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, यहाँ पर हम स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से करते हैं। कहीं पर 5 प्रकार होते हैं, कहीं पर 6 प्रकार होते हैं, कहीं पर इससे ज्यादा भी दे दिया जाता है। लेकिन हमारे जो मुख्य रहते हैं वो कितने होते हैं, वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा होता है सबसे पहला आपको यहाँ सीरियल वाइज तो याद करना वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन क्या होता है, कभी पूछ लेता है कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या क्वेश्चन करता है कि मतलब कौन सा वर्ड जो है, शब्द वर्ड आपका है, कहाँ से उच्चारित हो जाता है। तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ना कि इसका सीरीज वाइज होना। सबसे पहला क्या आता है, उत्पत्ति के आधार पर। मतलब यहाँ इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनको कैसे हम समझेंगे, ये आपका पहली टॉपिक हो जाएगी, यानी जो आपकी पहली हेडिंग रहेगी। और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल से मतलब क्या होता है, उनका उच्चारण कैसे करेंगे। जीभ की आवृत्ति के आधार पर। अब हम कुछ वर्ड बोलते होंगे या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, हमारी जीभ जो है वो भी कभी आगे हो जाती है, कभी ऊपर उठती है, कभी मुड़ जाती है। जैसे हम ऋ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ क्या होती है, अंदर से जाकर थोड़ी मुड़ जाती है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, जीभ की आवृत्ति के आधार पर हो जाएंगे। और हमारा जो आपका 4th पॉइंट रहता है वो क्या रहता है, होठों की स्थिति के आधार पर। आपने देखा होगा जब क्या करते हैं कि जो लोग, जिनको बोलना नहीं आता, वो क्या करते हैं, हमारे मुंह को देखकर, यानी अगर उनके सामने कोई फुटेज चला दी जाए तो वो हमारे होठों की स्थिति के आधार पर पहचान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो क्या बात करना चाह रहा है, यानी क्या कहना चाह रहा है। जैसे हम लोग सीआईडी वगैरह में देखते हैं तो वहां क्या होता है, फुटेज में आवाज तो बहुत मुश्किल है, आवाज होती नहीं है, तो वहां क्या करते हैं, उसको लाकर बैठाते हैं एक व्यक्ति को, और उसने बाकायदा उस चीज में पढ़ाई की होती है, रिसर्च की होती है। तो वो क्या कहता है, सामने फुटेज में उसकी मुंह की स्थिति देखकर बता देता है, होठों की स्थिति से बता देता है कि सामने वाले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्या कहा है, यानी उसकी बात करने का क्या रहा होगा। अब हमारा 5th पॉइंट पे क्या आता है, मुख खुलने के आधार पर। यानी जब, जैसे मैं अभी आपसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ तो देखिए आप, मेरा मुंह कभी बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है, कभी हवा ज्यादा बाहर निकल रही होगी, कभी कम निकल रही होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, मुख खुलने के आधार पर। तो आपको ये समझ में आ गया। आपको सिर्फ यहाँ पर जो आपके मेन जो पॉइंट है वो आपके 5 हैं, जहाँ पर आपको उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीभ की आवृत्ति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर और मुख खुलने के आधार पर। ये समझ में आ गया आपको। अब हमारा पहला पॉइंट क्या रहने वाला है, जो हमारी पहली हेडिंग थी यहाँ पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने हैं, हमारे 2 होते हैं। हमारे होते हैं, एक तो हमारा होता है मूल स्वर और दूसरा हमारा होता है संधि स्वर। मूल स्वर में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, मूल स्वर जो हमारे 4 होते हैं। जब हमने आपको स्वर बताए थे कि इस वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे मूल स्वर कितने होते हैं। तो वही स्वर यहाँ पे रहेंगे, यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। यहाँ आपके मूल स्वर कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, जो आपके छोटा आ,
छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। ये हमारे कितने हो गए? 4 स्वर हो गए जो हमारे मूल स्वर हैं। अब हमारा क्या आता है? संधि स्वर। संधि स्वर को ही हम क्या कहते हैं? संधि स्वर को ही हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं और हम इसको गुरु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे बड़े स्वर हैं इसमें संधि स्वर हमारे कितने हो जाते हैं? अब जो इसके अलावा बचे, यानी हमारे स्वर कितने होते हैं? हम 13 यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हम कितने लेके चलेंगे? 11। तो हमारे ये कितने हो गए? ये 4 हो गए। अब हमारे बचे कितने? जितने यहाँ पर बचे हैं वो हमारे सब क्या हो जाएंगे? संधि स्वर हो जाएंगे, जिसमें हमारे आते हैं आ, ई, ये कितने हो गए आपके? अब देखिए, अब इनको काउंट करिए, ये कितने हो गए? हमने आपसे क्या कहा था कि हमारे जो स्वर हम लेकर चलेंगे यहाँ पे कितने लेकर चलेंगे? 11। तो आप बस 11 की काउंटिंग शुरू रखिए। आपने माइंड में रखिए कि हमें कहीं भी कुछ भी पढ़ना है, लेकिन हमें स्वर कितने बनाने हैं? वहां पर 11 ही बनेंगे। तो आप इसको अब काउंट करेंगे तो आपके ये हो जाएंगे। देखिए हमारे ये 4 ये हो गए, ठीक है, और ये हमारे कितने हो गए? 7 ये हो गए। ठीक है, तो हमारे जो मूल स्वर थे वो कितने हो गए? 4। और हमारे जो दीर्घ स्वर या संधि स्वर या गुरु स्वर जो भी हैं वो हमारे कितने हो गए? 7। और ये 7 और 4 मिलके कितने हो गए? 11। यानी हमारे टोटल कितने स्वर हो गए? 11 स्वर। अब यहाँ से आपके करीब 2 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से आपके सिर्फ 2 लाइन में आपके 2 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए। आप चाहे तो कोई भी पीवाईक्यू बुक्स उठाकर देख लें, कहीं से भी आपने जो भी क्वेश्चन बनते हो देख लीजिए। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन पक्का क्लियर हो गए। आपको समझ में आ गया मूल स्वर और हमारे संधि स्वर क्या क्या है। अब ये देखिए, अब दूसरा हमने क्या पढ़ा था? संधि स्वर। संधि, अब आपका एक टॉपिक भी यहाँ पे आता है संधि। अब संधि तो आपको पता है क्या होता है? जब एक लास्ट मतलब पहले शब्द का ये क्या क्या करते हैं? लास्ट वर्ड क्या होता है हमारा? आखिर का वर्ड और शुरुआत का वर्ड, मतलब पहले शब्द का लास्ट का वर्ड और दूसरे शब्द का शुरू का वर्ड, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? जो बनता है वो क्या कहलाता है? संधि। तो ये यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा? संधि स्वर। जो स्वर मूल रूप से क्या कहते हैं? जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं, यानी वे स्वर, हमारे मूल स्वर कितने थे? 4 स्वर। उनसे ही जो स्वर क्या करेंगे? जुड़ेंगे और उनसे मिलकर जो बनेंगे। और दूसरी परिभाषा क्या होती है इसकी? 2 स्वरों के योग से बनने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? संधि स्वर। और संधि स्वर को ही हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। लघु और गुरु की मात्राएं बताई थी, तो गुरु की मात्रा यहाँ से आपको क्या बन गया? गुरु स्वर। यानी जब 2 स्वरों के 2 मूल स्वर जब जुड़ेंगे तो संधि स्वर बनेगा, या 2 स्वरों के योग से। जरूरी नहीं है कि 2 संधि स्वर ही जुड़े, 2 मतलब 2 मूल स्वर ही जुड़े तभी संधि स्वर बने, ऐसा नहीं होगा। 2 स्वर भी आपस में जुड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? संधि स्वर हो जाएगा। हमने आपसे क्या कहा है कि हमें कोई भी डिफिनेशन आपको रटवानी नहीं है। तो देखिए, संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? संधि स्वर भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है शुरू में। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है, जिसमें आपको 5 मेन पॉइंट पढ़ने हैं। और हमारा क्या था यहाँ पे? संधि स्वर। संधि स्वर में हमने क्या पढ़ना है? 2 प्रकार के संधि स्वर होते हैं। और 2 प्रकार के संधि स्वर कौन से होते हैं? एक होता है मूल दीर्घ और एक होता है संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल दीर्घ जो हमारे क्या होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दीर्घ है, मूल दीर्घ है, मतलब जो हमारे मूल स्वर थे उन्हीं के ही ये क्या है? मूल दीर्घ स्वर है। अब क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या आ जाएगा? ए, ऐ, ओ, औ। आ रहा है समझ में? संयुक्त स्वर क्या है? मतलब जो हमारे मूल स्वर थे उनको ही जोड़कर ये क्या बने हैं? संयुक्त स्वर बने हैं। अभी मैं आपको एक एक अलग अलग करके दिखाऊं। ये देखिए, आ है, ये मूल स्वर क्यों है? क्योंकि ये देखिए अभी आपको पता चलेगा, आ और प्लस आ, इनको मिलके क्या बन गया? आ बन गया। अब ये ई है, ये देखिए इनको मिलकर क्या बन गई? ई बन गई। अब ये देखिए ऊ है, ये मिलकर क्या बन गया? ऊ। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? मूल दीर्घ। दीर्घ माने बड़े, मतलब ये छोटे तो थे हमारे पास,
जब इन दोनों को योग कर दिया, वहां पर क्या लिखा हुआ, जुड़ने से, योग होने से, तो हमारा क्या बन गया, ये आ बन गया। इन दोनों को मिला दिया तो ई बन गया, इन दोनों को मिला दिया तो हमारा उ बन गया। अभी यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये तो मेन चीज थी जो आप लिखी हुई देख रहे हैं, इसके अलावा भी जो पॉइंट है वहां से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। संयुक्त स्वर क्या हो गए आपके, ये हो गए। अब ये संयुक्त स्वर क्यों है, अब इनको भी इस तरीके से अलग करके देख लेंगे। जैसे ये हमारा आ है, ए है, ये हमारा ए हो गया। अब ये हमारा है जी, तो हम कहाँ पे थे, हम ये देख रहे थे कि हमने मूल दीर्घ स्वर पढ़ लिए, कैसे बने, आ मतलब ये हमारे क्या है, मूल दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़े स्वर, और ये बड़े बने किससे हैं, जो हमारे मूल स्वर थे, मूल दीर्घ। यहाँ पे मूल दिख रहा है आपको, मूल स्वर हमारे 4 होते हैं, जो हमारे आ, ई, उ और ऋ हैं। और हमने क्या किया, दीर्घ स्वर उन्हीं को बना दिया। तो हमने क्या किया, आ और आ मिलाकर क्या बना दिया, आ, बड़ा आ, ई और ई मिलाकर क्या बन गया, बड़ी ई, उ और उ मिलाकर क्या बन गया, बड़ा उ। तो ये हमारे मूल दीर्घ स्वर हो गए। और हमारे संयुक्त स्वर क्या है, ए है, तो ये हमारा कैसे बनता है, आ प्लस ई से मिलकर ए बनता है। और हमारा अब क्या आया, आई हमारा ए, आ और ए से मिलकर बनता है। हमारा ओ हमारा आ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना, और हमारा औ छोटा आ प्लस ओ से मिलकर बना। यानी अब ये देखिए, संयुक्त स्वर मूल स्वरों से ही योग से तो बने हैं, और हमारी डिफिनेशन भी यही कह रही है कि वे स्वर जो मूल स्वरों के जुड़ने से बनते हैं, यानी ये वाले, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वे स्वर जो दो स्वरों के योग से, मतलब जरूरी नहीं है कि मूल स्वर ही हो, दो स्वरों के योग से बनते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे ये संयुक्त स्वर हो गए। हो गया आपको यहाँ से पॉइंट क्लियर। तो आप अगर इनको देख लें और आप इसको डेफिनेशन को ना भी देखें तो भी आप क्लियरली यहाँ से समझ सकते हैं। अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या आता है, हमारा पॉइंट आता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर हमारे कितने होते हैं, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करिए साथ में बोलने की, मतलब मेरे बोलने से क्या होगा, मेरा उच्चारण करने का तरीका सही होगा, मेरा लिखने का तरीका सही होगा, लेकिन जब आप साथ में बोलेंगे तो आपके उच्चारण करने का तरीका सही होगा। और जब आप एग्जाम हॉल में जब शब्दों की शुद्ध वर्तनी करना वहां पर देखेंगे तो आपको वहां पर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। अब हमारा क्या है, हास्य स्वर। इसमें हमारे 3 प्रकार के बता रहे हैं आपको, तो 3 प्रकार हमारे कौन से हो गए, एक हमारा हो गया हास्य स्वर, एक हो गया हमारा दीर्घ स्वर, और एक हमारा हो गया प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर यहाँ पे ये घा बनेगा, ठीक है। हमारे हास्य स्वर कौन कौन से हो जाते हैं, हमारा हो जाता है आ, ई, उ और हमारा ऋ, ये हमारे हो गए हास्य स्वर। और हमारे दीर्घ स्वर क्या होते हैं, हमारे दीर्घ स्वर जो हमारे बड़े स्वर थे, अभी जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। यहाँ पर इनको देख लिए, ये कितने हो गए, हमारे दीर्घ स्वर कितने हो गए, हमारे दीर्घ स्वर ये वाले हो गए बड़े स्वर जो हमारे थे। बड़ा ऊ, ये हमारे कौन से हो गए, हमारे दीर्घ स्वर हो गए। दीर्घ स्वर में हमारे कितने थे, इसमें थोड़ा तो ये हमारे कितने हो गए, हास्य स्वर ये हो गए हमारे, और हमारे दीर्घ स्वर ये हो गए। हास्य स्वर क्या होते हैं, जिनको हम कम आवाज, मतलब जिनको कम टाइम में उच्चारित करते हैं, जिनको उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर हमारे क्या होते हैं, इनको उच्चारित करने में हमें अधिक समय लगता है। और हाँ, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, जिनको उच्चारण में कम समय लगे। और दीर्घ स्वर को हम क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और हमारे प्लुत स्वर, इसको देख लीजिए आप, ये क्या है, हमारे प्लुत स्वर क्या होते हैं, हमारे प्लुत स्वर वो होते हैं, जैसे इसको क्या करते हैं, इसको उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। सबसे अधिक स्वरों में अगर सबसे अधिक टाइम किसी को उच्चारित करने में लगता है तो वो कौन से हमारे होते हैं, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कैसे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बुलाया राम, हमारा अक्षर ये होता है राम, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी को आवाज देते हैं, किसी को बुलाने के लिए ज्यादातर इस स्वर का यूज होता है। तो हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं, हमने बुलाया राम, बुलाया ऐसे करके राम या सोहम या गीता, ऐसे आवाज दी किसी को, तो ये हमारा प्लुत स्वर हो गया। और इसको क्या कहते हैं, इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं ओम, ये हमारा क्या होता है, इसको हम लिखने का तरीका हमारा ये होता है ओम, ये भी त्रिमात्रिक स्वर में ही आता है। और हम किसी को आवाज देते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो हमारा किसमें आ जाएगा, प्लुत स्वर में। और हमारा ये रीति काल में यूज होता है, किसमें यूज होता है, रीति काल में।
तो ये सब आपको आ गए होंगे समझ में। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वहां से आपके क्वेश्चंस के जो भी आपके डाउट होंगे वो भी क्लियर करने की नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश की जाएगी। अब हमारा पहला क्या है, यहाँ पर पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये भी जब मैंने आपको जब इसका यूज करके बताया था तो डिफिनेशन आपको वहीं पर समझा दी थी। वही कहते हैं ना कि अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद है किसी चीज का तो डिफिनेशन उसकी आप खुद बना सकते हैं। अब क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है। मैंने क्या कहा था आपको, द्विमात्रिक स्वर, इसीलिए तो इनको द्विमात्रिक कहा जाता है क्योंकि इनको क्या लगता है, इनको उच्चारित करने में इनको दुगना समय लगता है। क्या लगता है, दुगना समय लगता है। और इनको कम समय लगता है, इनको क्या लगता है, इनको कम समय लगता है, इसीलिए इनको एकमात्रिक स्वर कहते हैं। एकमात्रिक स्वर कहते हैं। और इनको दुगना समय लगता है तो द्विमात्रिक। यानी क्या है, आपको कोई चीज रटनी नहीं है। अब वहां पे अगर कम समय ये ना लिखकर आ जाए, ह्रस्व स्वर लिखकर ना आए, वहां पर द्विमात्रिक स्वर लिखकर आ जाए, या वहां पर दीर्घ स्वर ना लिखकर आए, द्विमात्रिक आ जाए, ह्रस्व स्वर की जगह पर एकमात्रिक स्वर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, वहां कंफ्यूज हो गए कि हम तो ह्रस्व स्वर पढ़ के आए थे या हम सिर्फ दीर्घ स्वर पढ़ के आए थे। तो उससे आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना, बस इसके नाम घुमा फिरा देते हैं। क्या मैंने शुरू में आपसे क्या कहा था कि वो लैंग्वेज में आपको उलझाने की कोशिश करता है कि कैसे भी आप क्वेश्चन से भटक जाए और आप इसका आंसर जो है वो गलत कर दें। और इसको एकमात्रिक स्वर कम समय में उच्चारित होने वाला, द्विमात्रिक स्वर ज्यादा समय में उच्चारित होने वाला। आप देख रहे हैं कहीं पर एक चीज हो और उसकी जगह पर दो हो तो दो में ज्यादा टाइम लगेगा। अब क्या है हमारा बलुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। वही बात आ गई यहाँ पे, दीर्घ स्वर से भी, मतलब सबसे कम ह्रस्व स्वर में, उससे ज्यादा दीर्घ स्वर में, और सबसे ज्यादा बलुत स्वर में। तो इसे हम क्या कहते हैं, बलुत स्वर, जहां पर किसी को पुकारा जाए। जैसे आपने देखा होगा ये होता है, इस तरीके से आपने बना देखा होगा, वो वहां पे सही नहीं बना है, हंसना मत उसे देख के, लेकिन बस ये है मेन मोटिव, क्या डायग्राम कैसा भी बना हो। अब देखिए क्या कह रहा है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अभी तक हम क्या समझ रहे हैं, जीभ से बोल रहे हैं, बस बोलने का काम है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, बस बात खत्म। लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं और ढंग से उसे पढ़ लीजिए ताकि आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। पहला क्या है, अग्र स्वर। अग्र यानी आगे, अग्र यानी आगे, यानी ये यहाँ पे जीभ होगी ना हमारी, तो जो सबसे, मतलब इसकी चोन पे, बिल्कुल बिल्कुल हमारी चोन पे, जैसे ये मान लो ये जीभ है हमारी, ठीक है, यहाँ से अग्र मतलब आगे से, अग्र स्वर, छोटी ई ए और ऋ। आप इसको बोलकर देखिए एक बार, आपके क्या करिए, उच्चारित, और जोर जोर से उच्चारित करिए, इनका उच्चारण करिए, ई ए और ऋ। आप बोलेंगे तो क्या होगा, आपको हमेशा जीभ के आगे से ही आपके ये सारे स्वर क्या होंगे, उच्चारित होंगे। अब उच्चारित होंगे। और हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट है मध्य स्वर। मध्य यानी बीच, मध्य यानी बीच, जीभ के बीच से, जैसे ये हमारी जीभ बनी हुई है, इसके बीच से हम क्या करते हैं, हमारे मध्य स्वर, बीच से कौन सा स्वर होता है हमारा, बीच से सिर्फ आ स्वर ही होता है। कौन सा स्वर होता है हमारा, आ स्वर होता है। मध्य स्वर से सिर्फ आ का उच्चारण होता है, यानी बच्चा सबसे पहले जब बोलना सीखता है तो वो भी क्या करता है, आ को ही उच्चारित करता है। अब क्या है, पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी जीभ के बिल्कुल पिछले भाग से, यानी बिल्कुल यहाँ से इसका उच्चारण होता है। इसमें पश्च स्वर में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे आ जाते हैं आ, उ, ओ, औ। इनको उच्चारित करिए तो आपकी जीभ ना तो आगे से हिलेगी ना बीच से, बल्कि आपकी जीभ कहाँ से हिलेगी, यहाँ से, मतलब बिल्कुल पीछे के भाग से। अब नंबर 4 पे हमारा आ जाता है होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, 2 प्रकार होते हैं हमारे, जो 2 स्वर होते हैं वो होठों की स्थिति पे, इसको ओष्ठाकृति भी कहते हैं या होठों के आधार पर भी कहते हैं। यहाँ पर आ जाता है आवृतमुखी और हमारा व्रतमुखी।
कितने स्वर कितने आ जाते हैं हमारे, इनको दो भागों में डिवाइड किया है गया है, जिसमें हमारे अव्रतमुखी स्वर और व्रतमुखी स्वर। अब यहाँ से आप समझ रहे हैं, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अव्रत और व्रत। व्रत हमारा कैसा होता है, व्रत हमारा ये ऐसा होता है, सर्किल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, व्रत यानी गोलाकृति। तो हमारा गोलाकार हो गया। अव्रतमुखी स्वर मतलब ये हमारे ओठों के आधार पर है ना, तो हम क्या करते हैं, जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ कैसे हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं, मतलब व्रत के आकार के हो जाते हैं। इसीलिए यह कह रहा है अव्रतमुखी और व्रतमुखी। लेकिन हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, अव्रतमुखी। इनके उच्चारण करने में हमारे होंठ जो है वो आधा व्रत बनाते हैं, यानी अर्ध व्रत बनाते हैं। जैसे हमने बोला आ, आधा बना, आ तो भी आधा बना। अब हमने कहा ई तो भी आधा बना, फिर हमने कहा ई तो भी आधा बना, फिर हमने कहा ए तो भी आधा बना व्रत, फिर हमने कहा ए तो भी अर्ध व्रत बना, फिर हमने कहा गिर तो भी अर्ध व्रत बना। यानी हमने इनका उच्चारण किया, इन वर्णों का उच्चारण किया, तो हमारा व्रत क्या हुआ, अर्ध व्रत बना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे। अब आप खुद देखिए उच्चारित करके, जब हम इनको उच्चारित करेंगे तो हमारा जो होठों का आकार है वो कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। देखिए ऊ ऊ बोला तो हमारे होंठ कैसे हो जाएंगे, गोल आकार के। अब हमने फिर बोला ऊ तो भी हमारे होंठ कैसे हुए, गोल आकृति में आ गए। औ फिर भी कैसे हुए, गोल। अब आप चाहे तो शीशे के सामने जाइए, मिरर के सामने, और उसको उच्चारित करके देखिए, ऊ ऐसे करके, औ और औ। इसमें क्या हुआ, हमारा पूरा व्रत बन गया। अब इनको काउंट भी कर लीजिए। हमने आपसे क्या कहा था कि हमारे 11 स्वर हैं जो हम इनको लेकर चलते हैं। तो हमारे ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे कितने हो गए, 7। ये हो गए हमारे कितने हो गए, ये 7 हो गए, और ये हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। यानी हमारे अव्रतमुखी और व्रतमुखी 7 और 4 दोनों मिलकर हमारे कितने हो गए, 11 स्वर हो गए। ठीक है। और यहाँ पर भी आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर भी आपके 11 ही होंगे। यहाँ पर हमारे कितने हो गए, 2 3 4 5, 5 ये हो गए हमारे, और एक ये हो गया, और हमारे 10, और ये हमारे कितने हो गए, 11 हो गए। टोटल हमारे कितने स्वर हो गए, 11 हो गए। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा अब 5वां क्या आता है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है 5वां, यानी मुखाकृति के आधार पर, या मुख खुलने के आधार पर, या मुख के उच्चारण के आधार पर। इनको कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन आपको मुखाकृति याद रखना है। कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 4 प्रकार के होते हैं। हमारे मुखाकृति के आधार पर कितने हो गए सर, 4 हो गए। 4 में आता है विव्रत। विव्रत क्या है हमारा, विव्रत को कहते हैं ओपन। ओपन यानी जब हमारा मुख जो है पूरा खुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विव्रत स्वर। विव्रत स्वर में कहता है आ। जब आप आ बोल के देखिए तो आपका मुंह क्या होगा, आपका मुंह पूरी तरह से खुल जाएगा, यानी आ। अब हमारा दूसरा क्या है, हमारा दूसरा है अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत यानी जब मुंह हमारा आधा खुलेगा, हाफ ओपन, इसको क्या कहते हैं, हाफ ओपन। जब इनको हम उच्चारित करेंगे तो हमारा मुंह कैसा होगा, आधा खुलेगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ। इसका यूज ज्यादातर इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश वर्ड को जब हिंदी में लिखते हैं तो इसका ज्यादा यूज किया जाता है, ओ। ठीक है। अब ये होता है हमारा संव्रत स्वर। संव्रत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लोज। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज, यानी पूरी तरह से बंद। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है। जैसे ये होता है ई, ऊ, ऊ, मतलब लगभग इनके उच्चारण करने में हमारा मुंह जो है वो पूरी तरह से बंद रहता है, क्लोज रहता है। अर्ध संव्रत इसमें होता है हाफ क्लोज। ये हमारा क्या हो जाता है, हाफ क्लोज। हाफ क्लोज में क्या आ जाता है हमारा ए और ओ। कितने हो जाते हैं, ए और ओ, मतलब हमारा मुख जो है वो क्या हो जाता है, आधा बंद हो जाता है। अब हम इनको अगर टोटल कर दें, इनको क्या करना है, हमने क्या कहा था आपको कि हमें 11 ही लेके चलने हैं, तो हम इनको टोटल कर देते हैं। हमारे ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे कितने हो गए, टोटल हमारे 11 स्वर हो गए। एक ये हुआ हमारा, और
4 हमारे ये हुए और हमारे 4 ये हुए, 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ये हुए और हमारे ये 2 ये हुए। ठीक है, हो गए हमारे सारे स्वर। अब ये हमारा क्या हुआ, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने स्वरों का वर्गीकरण पूरी तरह से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अगर आपको अभी भी समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई आपको परेशानी हो रही है वर्णों का उच्चारण करने में, क्योंकि आपको क्या करना है, मेन फोकस कहाँ पे करना है, उच्चारण करने में ध्यान देना है। अगर आप ठीक से इनको उच्चारित करना सीख जाएंगे तो आप स्वरों को ठीक से लगाना भी सीख जाएंगे। तो आप क्या कर देंगे, सबसे पहले इनको उच्चारित करके देखेंगे। अब आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं तो आपको इस क्लास का दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा और फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पे